रोजगार की जरूरत थी, घर में पैसे की भी जरूरत थी, खेती के साथ साथ कोई दूसरा काम धंधा नहीं था। मैंने जीप ली है 1997 में, फिर जीप चलाई मैंने लगातार 2002 तक। विधायक जी भालू नाम कैसे? मैं विधायक बना जब 2020 में, तो बहुत सारे लोग कहते देख विधायक जी आपने भालू कहा था नाराज नहीं हो। मैंने ये कहा था जब हिंदूराज कहोगे तो नाराज हो जाएगा, भालू कहोगे तो मैं खुश हूँ। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उसने भी यूँ कहा था जब मेरे को टिकट दी, अगर भाई भालू कौन है को जानता ही नहीं। सुनने में आती है आपके बारे में कि आप गाड़ी में हुक्का भी रखते हो साथ में, कि जहाँ भी अगर हुक्का नहीं मिलता तो आप लेके बैठ जाते हो। मेरा ये मानना कुछ नहीं होता विधायक, सबसे बड़ी ताकत लोगों की ताकत है। अगर आप उनके बीच में नहीं बैठोगे, आप उनके साथ नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं हो। बने रहो विधायक, कुछ विधायक। जो बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल झूठा नारा है। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि अगर खड्डा में सड़क देखनी हो तो विरुद्ध आ जाओ। एक मोबाइल चोरी की घटना हुई थी आपके साथ रैली में, और बीजेपी ने इसका ही मुद्दा बना लिया था। क्या था वो किस्सा, क्या था? बीजेपी तो भाई इसी बात ले आकर है। अब जो कि ना किसी के शर हो ना पुन जोड़ो। पहली बात तो मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का बेटा हूँ, दीपेंद्र का भाई हूँ, और मैं तो जिला पार्षद भी रहा हूँ। आप तो वार्ड का मेंबर भी नहीं बने। मेरी गलती थी, ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन बड़ा तंग था मैं, बड़ा दबाव था, प्रेशर था। एक झूठ को सच्चाई में बदलने की मंशा थी लोगों की। ये सरकार तो कांग्रेस की बन गई, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री भी बन गए, फिर इस एमएलए की रड़ा काट लो। यो एमएलए नहीं बनना चाहिए। हुड्डा साहब अपन सीधे जाने हैं, दीपेंद्र हुड्डा हमने सीधा जाना है, काम करवा लेंगे, इस बेचौलन काटो। यह बात कर करके सारे एमएलए सुनवा दिए। बीजेपी ने पैसों का खेल खेला, निर्दलीय कैंडिडेट उतारे। जहां कांग्रेस का गढ़ था, ये लग रहा था 16 विधानसभा 16 ही 16 जीतांगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण निर्दलीय कैंडिडेटों का था। किसी कैंडिडेट ने 32,000 वोट ली, किसी ने 47,000 वोट ली। वो जो जितनी वोट थी वो सारी कांग्रेस की वोट थी। ये ना प्रचार किया, ना प्रसार किया, ना किसी बात का जवाब दिया। कैमरे पे हंसते रहे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। उनकी जो मन की बात थी, उनके जो मन की बात थी वो पूरी हो। मेरे पास कुछ नहीं था, लोगों ने बहुत कुछ मेरे को दे दिया। आज लोगों ने इस जगह पर पहुंचा दिया जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। इतना आशीर्वाद मेरे को लोगों ने दिया, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान जो लोगों ने मेरे को दिया, इससे बड़ा मैं अपना सौभाग्य मानता ही। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज बड़ौदा विधायक हैं इंदुराज उर्फ भालू। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे इनके, लेकिन आज गहराई से जानते हैं, क्योंकि एक आम घर से निकला हुआ आज विधायक है और दूसरी बार विधायक है, तो जानेंगे कि क्या कुछ जो जमीनी सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दायर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ कर राम राम। तो जी हरियाणा के सबसे शरीफ विधायक हो गए आप। भाई शरीफ, ये तो लोगों का प्यार है या लोगों की सोच है। जो आपने जो शब्द यूज किया, मैं सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को कि आपने ये कहा कि आप हरियाणा के सबसे शरीफ विधायक हो। जी ये सब मान और सम्मान की बात है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि शराफत है। शराफत है। विधायक जी थोड़ा जर्नी की अगर बात करें, गांव आपका रिढाना है, तो फिर परिवार की अगर बात करें तो कैसा परिवार, शुरू में स्टार्टिंग क्या कुछ? देखिए भाई, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता। मैं एक किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ, और मेरे परिवार में कोई बड़े राजनीतिक परिवार नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी उस टाइम के बीए हैं, पढ़े लिखे मेरे पिताजी हैं। मेरी माताजी भी उस टाइम की 10वीं पास है। जी और मेरा परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर था। मेरे पिताजी ने उस टाइम के बीए में नौकरी बहुत मिलती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने कोई सरकारी नौकरी नहीं करी। उनका और मेरा एक सौभाग्य था कि मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता परिवार से जुड़े,
जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिनका नाम आप सब जानते हो, चाहे चौधरी माथुराम जी से शुरू होके आज दीपेंद्र हुड्डा जी और कई पीढ़ियाँ। अगर राजनीति में बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी रणबीर हुड्डा जी के बेटे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी उनके पोते हैं। हमारा सौभाग्य था मेरे पिताजी का कि उन्होंने आदरणीय स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर हुड्डा जी के साथ काम करने का मौका मिला और लगातार हम इसी परिवार से जुड़े रहे। बहुत सारी सत्ताएं आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी बने। एक टाइम ऐसा था कि सबको ये था कि चौधरी रणबीर हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सौभाग्य की बात है उस टाइम पर नहीं बन पाए और उनका सपना आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने पूरा किया। तो उस टाइम से इस परिवार के साथ हमारा लगाव था, जुड़ाव था, काम करने का इनके साथ मौका मिला। और उस टाइम चौधरी रणबीर हुड्डा जी मुख्यमंत्री ना बन के वो कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे, विधानसभा के सदस्य भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। तो जब से ये साथ जुड़े रहने का फायदा मिला जी। और जब 2022 का हमारे आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी हल्का बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन किसी कारणवश उनका स्वर्गवास हुआ लंबी बीमारी के चलते। जब सीट खाली हुई बड़ौदा विधानसभा से जी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा पुराना लगाव था, जो इस परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिला था मेरे पिताजी ने, उसके साथ बाद मैं भी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जुड़ा और लगातार जब सत्ता थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, दीपेंद्र हुड्डा जी अमेरिका पढ़ते थे। वहाँ से जब लोकसभा की बात आई रोहतक की, तो सीट खाली हुई। सीट खाली होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा का जब इलेक्शन लड़ा, सांसद बने, तो उसी टाइम से मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जुड़ा और मैं उनका आइडल भी मानता हूँ। मैंने उनके साथ लंबे समय से काम किया। कोई बड़ा साधन संपन्न मेरे पास नहीं था। तो पढ़ाई लिखाई आपकी गांव में ही हुई है? गांव में हुई। गांव में मैं पढ़ा। मैंने तीसरी क्लास तक गांव रेनाना के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। फिर मैं हमारा लगता गवांड है, जींद जिले का गांव है, लजवाना कला जी। वहाँ फिर मैंने 10वीं पास की। वहाँ से 10वीं पास करने के बाद फिर मैं बड़ौदा गांव, जिसके नाम से भी हल्का है, वहाँ से 11वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त की और गांव से ही जुड़ाव रहा। लेकिन 2020 में जब मौका मिला जी। तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को मौका दिया, आशीर्वाद दिया और मेरे को टिकट दी थी। तो खेती भी खुद करते थे? खेती खुद करता था। आज भी खेती में मेरा परिवार, मेरे भाई खुद करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे को खेत में जाने का मौका अब नहीं मिलता। आज भी खेती हम खुद करा, चाहे जीरी लगाने की बात हो, गेहूँ बोने की बात हो, हम आज भी खेती करते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि मैं खेत में नहीं जा पाता क्योंकि लोगों ने जिम्मेवारी दी है, तो मैं इसलिए खेत में नहीं जा पा रहा। तो फिर राजनीति का आपका शुरू से ही था कि राजनीति में ही जाना है, क्योंकि जिला पार्षद भी रहे हैं आप? देखिए, उसके बाद मैंने पढ़ाई के बाद, अगर मैं आप मेरी जर्नी की बात करोगे तो उसके बाद मैंने जीप ली। रोजगार की जरूरत थी, घर में पैसे की भी जरूरत थी, खेती के साथ साथ कोई दूसरा काम धंधा नहीं था। मैंने जीप ली 1997 में। फिर जीप चलाई मैंने लगातार 2002 तक। जीप भी रखी, किराया भाड़ा भी किराया। मैंने टाटा 407, पिकअप, कैंटर, ये सारे साधन मैंने जोड़े। मैंने गुवाहाटी तक, चाहे आप गोवा चाहे मुंबई, मैंने कैंटर में भी भाड़ा करा, ड्राइवरी करी, खुद गाड़ी चलाता था। और वहाँ से जब आगे बढ़ा तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊँ। तो एकदम से ये मोड़ फिर कैसे आया राजनीति का? ये मोड़ इसलिए आया कि मेरे बड़ा भाई इंदुपाल है, सबसे बड़ा, वो
ब्लॉक समिति के मेंबर भी बने थे। राजनीति में मेरे परिवार की शुरू से ही लगन थी। मेरे पिताजी भी ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे और उस टाइम पर जिला पार्षद ब्लॉक समिति के मेंबर, पहले वो मेंबर बनते थे गांव से, वो मेंबरों से सरपंच, मेंबरों से ब्लॉक समिति मेंबर, मेंबरों से जिला पार्षद, ऐसे बनते थे। काउंसिलर बोल रहे थे, काउंसलर। मेरे पिताजी जिला के काउंसलर भी रहे। जब रोहतक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता हमारा, सोनीपत गोवाना तहसील हुआ करती। और फिर मेरे भाई ने भी इलेक्शन लड़ा, जाट संस्था में भी एक्टिव मेंबर रहे। तो उसकी मेरी इच्छा थी शुरू से कि मैं भी राजनीति करूं, कोई ऐसा पद मेरे को मिले जिसे मैं लोगों की सेवा कर सकूं। सेवा भावना मेरी शुरू से थी, ये मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद था। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो जब मैं जीप ले रहा था, तो जीप आदमी जब ले हुआ है तो जीप में भाड़ा की जरूरत हो, किराए की जरूरत हो है। लेकिन मैं जब भी कोई इमरजेंसी, रात को जब साधन नहीं थे, आज तो हर घर में साधन है, गाड़ी है, बाइक है, लेकिन उस टाइम पर साधन नहीं थे, बाइक भी नहीं थी, गाड़ी तो छोड़ो आप। अगर कोई रात को इमरजेंसी, कोई गांव में कोई बीमार हो जाता और हो जाता, तो आप जाकर तसल्ली कर लेना, मैंने ये कह रखा था बारात में जो इमरजेंसी होगा मैं पैसे नहीं लूंगा। उस टाइम तो जीप उस टाइम भी सेवा भावना थी, जीप भी बहुत कम होती, बहुत कम जीप थी। उस टाइम पे भी मैंने कभी रात का जो इमरजेंसी आया, मैंने कभी किराया नहीं लिया, कभी भी किराया कभी किराया नहीं लिया। मतलब एक ये कहें कि आप एक ड्राइवर रहे हैं, उसके बाद आप राजनीति में फिर। हाँ, मेरी सेवा भावना थी, ये मेरी एक लगन थी कि मेरे को ऐसा कोई पद मिले, मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मैं काम करवा सकूं, गांव के, हल्के के मैं विकास करा सकूं। नाम सुनते थे, अगर फलाना एमएलए ने यूँ काम कराया, कभी बात चलती है हमारे गांव की, हल्के की, या सड़क फलाना मंत्री ने कटवाई थी, यूँ रास्ता फलाना विधायक ने बनवाया था। एक दिली इच्छा, सोच थी दिमाग में कि एक दिन मैं भी ऐसा, मेरे को आशीर्वाद मिले, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो मेरे समाज है, वो भी एक दिन ये कहे कि ये काम भालू ने करा है। विधायक जी, भालू नाम कैसे? भालू नाम, मैं छोटा था जब, तो मेरे काका हैं रणधीर नरवाल जी, वो एडवोकेट थे यूनिवर्सिटी में और अधिकारी के रूप में वो रिटायर हो गए। तो मेरी माँ बता आ रहे, अगर माँ मैंने भालू क्यों कहने लगे, मेरे पिताजी भी पूछा, तो उन्होंने कहा बेटा तू छोटा था जब गोल मोड़ था, सुतरा था, और बोले कि तेन लाली बुरशट भरा कर दे, बस उतरी लग गया करती, बोले तेरा काका भालू लग गया कहने। मेरा काका नहीं नाम मेरा रखा था भालू, तो वो प्यार का नाम भालू था, वो भालू कहते चले गए, भालू नाम हो गया। और मैंने भी कभी भी अपने नाम के पीछे जब से राजनीति शुरू करी, मैंने भालू नाम अपना जरूर लिखा, चाहे कोई स्टार था, चाहे होर्डिंग था, मैंने भालू के नाम से बड़ी खुशी हो है, आज भी खुशी हो है जी। आज आपको बताऊं भाई, मैं विधायक बना जब 2020 में, तो बहुत सारे लोग कहते देख विधायक जी आपने भालू का नाराज नहीं हो, नाराज तो नहीं हो। मैंने ये कहा था जब इंदुराज कहोगे तो नाराज हो जाएगा, भालू कहोगे तो मैं खुश हूँ, क्योंकि जब इंदुराज का है ना कहीं फॉर्मेलिटी दिखाई दी है, और जब जो आदमी भालू का है ना, वो न्यू मान लो अपना लगाव है, प्यार का नाम है, वो ही भालू हूँ। मैंने तो कहा अभी, अब चुनाव में भी कहा, पहले भी लोगों ने पूछा, जब भी कहा मैंने ये कहा था भाई, मेरे चाचे था वो, मेरे भाइयों, भाई मैंने जब आप भालू कहोगे ना तो मैंने बड़ा अच्छा लगे, और मैंने ये भी कहा था कि मैं थारा भालू था, सूं और रहूँगा, आप मेरे को कहीं पहुँचा दो, किसी पद पर सब रखो आप मेरे को, लेकिन आप मेरे को भालू कहते रहो। विधायक जी, 2020 का चुनाव मैंने कवर किया है आपका, और आपसे बहुत सारी मुलाकातें भी हुई हैं, तो उस समय जो आपका मिलने का तरीका था और अब 2 बार के विधायक हो गए, मतलब वो फर्क नहीं नजर आया। बहुत सारे विधायक मैंने और भी मिले हैं, बहुत सारा फर्क आ जाता है, लेकिन वो चीज दिखी नहीं मेरे को। देखिए होना भी नहीं चाहिए, और आपने जो यह बात की भाई फर्क मैंने देखा नहीं, आज भी नहीं, आगे भविष्य जिंदगी में इतनी से भालू के शरीर में सांस चलेगी, आपने ये बदलाव कहीं नहीं मिलेगा। आज लोगों की देन है, आज उन मेरे बुजुर्गों की, मेरे युवा साथियों की, मेरी माता बहनों की देन है, जो आज मेरे को दूसरी बार एक गरीब किसान के बेटे को विधायक बनाया। मैं उनका एहसान कैसे भूल जाऊं? मेरे तो 7 पीढ़ी पे अगर उनका एहसान भूल गई तो मैं तो परिवारों का खानदान नहीं मानता।
उनके दिए दिन हैं, उनके बीच में रहूँगा, उनका बेटा भाई बन करूँगा, उनका सेवक बन करूँगा। और कभी भी अगर आपने राजनीति करनी है या समाज की सेवा करनी है, जिस भी विधायक ने गए बना लिया, जिस भी सांसद ने गए बना लिया, आप ये मान लो आपके दिन आ गए, आपके दिन लद गए हैं। आप लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार रखोगे, मिलनसार रहोगे, लोगों के दुख सुख के साथी रहोगे, तो आप लंबे चलोगे। जी जिसने भी थोड़े भी फर्क दिखा दिया ना, आज लोग बड़े समझदार हैं, लोग आपकी एक एक बात को नोट करते हैं। ये भी देखे इसका व्यवहार पहले के तारीफ किया था, जैसे आपने पूछा, लोगों के दिमाग में हर बात है। वो कहते हैं ना, बिलाल दुनिया शीशा है, इस बात में कोई शक नहीं। लोग आपकी भावना को पता समझ भी लें, आपके चाल चलन को भी समझ लेते हैं। और मैं कभी भी जिंदगी में नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे ही रहूँ। जिला पार्षद आप रहे, 2 बार के विधायक रहे, ठीक है, तो शहर में रहते हो या फिर गांव में ही हाँ रहते भाई, हो? गांव में रहूँ, कोई शहर की बात नहीं। आज भी रेनाड़ा गांव में रहूँ, मेरा वही पुश्तैनी मकान है। कई साथियों ने जब 2020 में आपने जब कवर कराया इलेक्शन, मध्यवर्ती चुनाव था, तो विधायक जब मैं बनया तो बहुत सारे साथियों ने कहा, विधायक जी आप गोवाना रहने लाग जाओ, रोहतक रहने लाग जाओ। मैंने ये कहा, भाई मैं कभी भी रोहतक और गोवाना नहीं रहूँगा। जब तक रहूँगा मैं गांव में रहूँगा, जब तक भगवान मेरे को जीवित रखेगा, मेरे नाना गांव को नहीं छोड़ूंगा। और अब भी दूसरी बार जब मैं विधायक बनया, जब भी कहा, अब तो 2 बार का विधायक हो गया, सरपंच भी बन जाओ, भी बाहर चला जाए, भले ही तो आ जाओ, मां नहीं। लेकिन एक बात सही है भाई, मेरा जो मकान है वो गली भीड़ी है, हाँ, ज्यादा तंग गली है, गाड़ी भी नहीं निकलती। गाड़ी भी निकलती, ज्यादा तंग गली है। लेकिन अब मैं मकान नया जरूर बनाऊंगा। मैंने तो सरकार में अप्लाई भी कर दिया, 1 करोड़ का लोन लूंगा। लोन लेके और मैं गांव से बाहर खेत में मकान बनाऊंगा जरूर, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। कोई भी हल्के से बाहर से जो आदमी आए तो सीधा घर आसानी से आ जाए, पहुंच जाए। इसलिए यह मेरी मजबूरी है कि मैंने गांव में बाहर मकान बनाना है, और 1 करोड़ लोन दे रही है विधानसभा, और लेकर से बनाऊंगा। आज भी गाँव में हूँ। भाई ये तो बड़े बड़े घराने वाले का काम है। ये पापा तो एक किसान के बेटे हैं, गांव में हूँ, गांव की निकासी, गांव में का जन्म है, तो वहीं रहूंगा। मैं अपने बड़का तो मैंने बेरा नहीं, मैं बच्चे तो किधर जाएंगे किधर ना जाएंगे, लेकिन भालू का शरीर पूरा गाँव रेनाड़ा में होगा। जी, तो अब तो 2 सैलरी आती होगी आपकी वैसे भी। भाई ये भी एक वहम है, कोई 2 सैलरी नहीं, 1 सैलरी मिल रहा है। ये कहते हैं कि अगर 2 बार बन गया तो 2 सैलरी आती है, 5 ये बार बन गया तो 5 सैलरी आती है, ये कुछ भाई ऐसा? साहब लोगों को पता नहीं इस बात का। बड़ा जो आपने जिक्र करा, ठीक जिक्र कर दिया। यूँ बहुत सारे लोगों को एक दिमाग में है, अगर वह 2 बार का विधायक 2 पेंशन लेगा, 3 बगा 3 6 का 6, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप विधायक हो, जब तक आपको तनख्वाह मिलेगी, पेंशन तो बात जब होगी जब आप हार लोगे। ठीक, ठीक, ठीक। जब तक चाहे आप सांसद बन जाओ, तो विधायक के की जो पेंशन है, चाहे वो कुछ भी है, तनख्वाह है, वो नहीं मिलेगी आपने। या तो आप सांसद की तनख्वाह ले लो, ये तो एक भ्रम है मतलब ये लोगों का। वहम है, ये बिल्कुल निकलना भी चाहिए। आपने सही सवाल करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विधायक कितनी बार बनो, कितनी बार सांसद बनो, उसको एक बार की जो पे तनख्वाह, जो टीएडी है, वो एक बार का ही मिलेगा, ना कि कई बार का। जी, विधायक जी जब आपको 2020 में टिकट मिली थी ना, तो पूरा हरियाणा की नज़र थी, क्योंकि उपचुनाव था, एक ही सीट पे चुनाव होना था। तो ये ढूँढ रहे थे कि भालू को टिकट मिली है, भाई भालू कौन? ये बड़ी चर्चा थी। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उसने भी न्यू कहा था जब मेरे को टिकट दी, अगर भाई यू भालू कौन है को जानता ही नहीं। तो मैंने जब भी खट्टर साहब को जवाब दिया था, मां मुख्यमंत्री जी, पहली बात तो मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का बेटा हूँ, दीपेंद्र का भाई हूँ, और मैं तो जिला पार्षद भी रहा हूँ। आप तो वार्ड का मेंबर भी नहीं बने। मेरे को तो हल्का बड़ौदा का एक एक बच्चा प्यार करता है, एक एक बुजुर्ग आशीर्वाद देता है, साथी साथ देता है, माँ और बहन मेरे को प्यार और आशीर्वाद देती है। और मेरे को तो मध्यवर्ती चुनाव में उस टाइम पर जीत दिलाई जब सरकार, आपने देखा था वो इलेक्शन, सरकार पूरी एक साइड थी, हाँ। वहाँ क्या नहीं कराया, वहाँ पैसे बांटे, शराब बांटी,
सिलेंडर बांटे, सूट बांटे, घी बांटा, उन्होंने चुरमे कर कर उन्होंने बख्शा कुछ नहीं, सब कुछ बांट दिया, फिर भी लोगों ने गरीब किसान के बेटे को आशीर्वाद दिया। और ये सारा का सारा भरोसा, मैं इस बात में कोई संकोच नहीं करता भाई, अगर ये भरोसा किसी पे जताया, मेरे को आशीर्वाद दिया, तो उस नेता का नाम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। आज दूसरी बार भी जब विधायक बनाया, जब भी लोगों ने उन पर आज भरोसा किया और मेरे को आशीर्वाद दिया, और मैं हल्का बड़ौदा का तो भाई, मैं तो कहा पहले भी आपसे कुछ मिनट पहले, बरेली रहेगा मेरा पूरा परिवार, खानदान 7 पीढ़ियां थी। जी, आपका जो विधानसभा है वो गांव ही पड़ता है, हाँ। बड़ौदा। पूरा क्षेत्र अगर मैं बात करूं विधानसभा की, पूरा बड़ौदा हल्का मेरा ग्रामीण हल्का है, किसान और मजदूर का हल्का है, ना वहाँ कोई पूंजीपति रंधा, ना कोई वहाँ इंडस्ट्रीज है, ना कोई और कोई बिजनेस है, कत्ती मजदूर और किसान का हल्का है, इसीलिए दूसरी बार गरीब मजदूर का बेटा बना दिया। जी, एक और सुनने में आती है आपके बारे में कि आप गाड़ी में हुक्का भी रखते हो साथ में, कि जहाँ भी अगर हुक्का नहीं मिलता तो आप लेके बैठ जाते हो। भाई देखो ये सच्चाई क्या है? नहीं नहीं ठीक है, तम्बाकू खुद रखते हो आप? नहीं ठीक है, आपकी बात मतलब है, ये सच्चाई है कि हुक्का का शौक है मैंने पीने का, हाँ। और इसी बात यह भी सच्चाई है कि मैं अपनी गाड़ी में रखूँ, मैं बहुत बार बाहर जाना पड़ जाए, जब हुक्का ना हो तो कहाँ से ले आए। हाँ। कभी भी मैं बीड़ी सिगरेट शराब कोई नशा सेवन नहीं करता, सिर्फ हुक्के का है। सिर्फ एक हुक्के का मेरे को जरूर एक शौक मान लो, आप मेरी पसंद मान लो, आप मेरी लाग मान लो, इसको कुछ भी मान सकते हो, खाली हुक्का पीता हूँ, और जिंदगी में भविष्य में जब भगवान की मर्जी को छूटेगा, मेरे बस का है भी नहीं। तो जैसे गाँव में आप जाते हो तो कहीं कहीं भी हुक्का दिखता है तो आप गाड़ी रोक लेते हो और पीने लगते मैं हल्का में तो है ये बात, हो? हाँ। मैं तो कहीं भी हरियाणा प्रदेश में या कई बार भी कहीं हुक्का दिखा है और ज़्यादा टाइम हो जाए तो मैं हुक्का जरूर पीता हूँ, और उसमें हुक्का पीने की एक बात हो रही है, ये एक भाईचारा का प्रतीक है। हाँ। आप हुक्का पे देखोगे अपना 10-5 आदमी बैठे पाओगे, आप उनके बीच में बैठोगे, उन लोगों की समस्याएं का बेरा लग जाएगा, लोगों की सोच का भी बेरा लग जाएगा, लोगों के काम का भी बेरा लग जाएगा, और उनसे एक मिलने का, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत सारे बुजुर्ग देखे होंगे अपने हुक्का पे बैठे होंगे, वो बात करेंगे, वो पुरानी बात छेड़ देंगे कोई, अकबर छोरे हम उस टाइम पे यूँ हुआ करदा, हमारे टाइम में भले टाइम थे, एक आदमी फैसला ले लिया था, गांव का गांव मान जा करदा। तो जो ये पुरानी बातें हैं, ऐतिहासिक बातें, वो भी बहुत सारी हुक्का आपने सुनने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और बहुत सारे आने वाले जो हाल का भविष्य है, जो पहले का आप देखोगे टाइम, आज का टाइम में बहुत बड़ा बदलाव है, आज कुरीतियां बहुत आ गई, हाँ। उस बात की भी चर्चा हो कब हुए हैं, चर्चा पर आज ल्याण की भी चर्चा हो है, ओका भाई यह भी चर्चा हो है कौन विधायक बनाना है, कौन सांसद बनाना है, ओका भाई यह भी चर्चा हो है आगे भाई सरकार कौन सा भूडा काम करिए और कौन सा अच्छा करिए, ओका भाई बहुत सारे काम सिद्ध हो जाते हैं आदमी के। जी, और एक आप जैसे 5 साल होते हैं तो कहीं न कहीं बैठते हो तो एक सर्कल सा बनता जाता है कि बिल्कुल विधायक जी के साथ बैठा हूँ। जी जी। तो आपको कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि आप एक विधायक हो और आप उन लोगों के बीच में बैठ रहे हो, थोड़ा हाँ, ये नहीं आता कि मैं तो नहीं नहीं विधायक मन मजा आवे है, उनके बीच में बैठने का मजा है, विधायक के हो विधायक, मेरा ये मानना कुछ नहीं होता विधायक, सबसे बड़ी ताकत लोगों की ताकत है, अगर आप उनके बीच में नहीं बैठोगे, आप उनके साथ नहीं रहोगे, तो आप कुछ नहीं हो, बने रहो विधायक, कौन पूछे विधायक ने, विधायकों का क्या अगर बड्डे बुड्ढे अगर भाई भले आप डीसी होगा तो अपने घर में होगा, मारा की लाग रहा तू, लेकिन जो विधायक और सांसद बने हैं, ये तो लोगों की दी ताकत है, लोगों का आशीर्वाद है यूं, जी, अगर आप लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो लोग अपना मानते हैं उसको। जी। तो अब जो 24 का चुनाव था और 20 का चुनाव था, तो जो 20 का चुनाव था वो तो ये लगाओ कि पूरी कांग्रेस ने लड़ा था। आप तो तीसरे चौथे दिन आए थे कि भालू आ गया स्टेज पे लेकिन 24 वाला चुनाव आपने लड़ा था, तो कितना कुछ डिफरेंस आप दोनों चुनाव में मानते हो? देखिए बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा बदलाव था, अगर मैं 2020 का चुनाव की बात करूं, तो बहुत से साथी उस टाइम पे तो मेरे के स्टेज पे थे, आज वो इलेक्शन लड़ रहे थे,
और सबसे बड़ी बात थी कि उस टाइम पे जो मेरे नेता हैं, चाहे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हों, जो इस हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य है, वो साथ थे, वो मैदान में थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब की बार तो अगर मैं हुड्डा साहब की बात करूं तो भी एक दिन का 3-4 घंटे टाइम मिला। दीपेंद्र हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करी, 4 गांव के प्रोग्राम दीपेंद्र हुड्डा जी ने करे। अब की बार तो लड़ाई भी अपनों के साथ थी, जो लड़ाई 24 हाँ। की थी वो भी अपनों के साथ थी। हाँ। अगर मैं इस बात में कोई शक नहीं कहूँगा, कोई गलत भी नहीं कहूँगा, अब की बार तो घर का भेदी लंका ढाई वो काम भी मेरे साथ था, लेकिन लोगों को आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए मैं विजय हुआ, इसलिए मेरे को जीत मिली। और यह जीत भी जब मैं विधानसभा 24 का जीत्या और जब मैं कॉलेज से बाहर निकले, आप साथी मीडिया साथी थे कई, विधायक जी आप दूसरी बार विधायक बने हो, बोले आप इस बात का किसका श्रेय दोगे? माँ भैया तो बात था कहने की नहीं, श्रेय तो इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का है, मेरे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, भाइयों का, इनका आशीर्वाद श्रेय उनका है, हल्का बड़ौदा का श्रेय है, इसमें क्या शक है? जी। नहीं तो आपने अगर 2024 का मेरा इलेक्शन देखोगे, मैं इस बात में कंधे अड़चकूंगा नहीं। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, पूंजीपति, चौधरी एक मंच पे थे। मेरे साथ तो आम परिवार, गरीब परिवार, मजदूर का परिवार, किसान परिवार, वो परिवार थे मेरे साथ। तो अब की बार तो बहुत बड़ी लड़ाई थी। और मतलब आप लेकिन लोगों ने ये बता दिया कि जीतेगा तो गरीब का छोरा और गरीब जीतेगा। मतलब आप एक्सीडेंटल विधायक नहीं हो। नहीं नहीं, ये भाई बड़ा गजब। मैंने को भाई साहब पूरा हरियाणा प्रदेश का आप चुनाव देख लो 24 का, अगर कहीं सरकार की टकटकी थी हाँ। तो वो हल्का बड़ौदा बुला रखी थी। तो ये हुक्का का राज है जो हाँ? जो एक प्रचार करते हो आप, लोगों के बीच में बैठते हो, लोगों से टच में रहते हो, तो उसका ये देखिए बेनिफिट उसका है। भी बहुत बड़ा इफेक्ट है यू। मैं तो और भी साथी उनसे भी कहता हूँ, भाई बड़ों का मान सम्मान करें, जाओ दुख सुख के साथी रहो। देखो मेरा जन्म जरूर रेनाना गांव में हुआ, चौधरी भूपेंद्र धूप सिंह का बेटा हूँ, जन्म तो जरूर बेटा धूप सिंह का हूँ, लेकिन आज 2020 के बाद मैं पूरा हल्का बड़ौदा का बेटा भाई हूँ। मेरा पूरा 36 बिरादरी का जो परिवार है मेरा खुद का परिवार है। और मैं ये कहता हूँ 36 बिरादरी का जो परिवार है हल्का बड़ौदा का, उसका दुख भी मेरा है और सुख भी मेरा है। अगर किसी का कोई चोट लगे तो इस बालू का दर्द होता है। और मैं अपने परिवार के बीच में रहता हूँ लगातार, मैं भी, मेरे भाई भी पूरा दिन हल्के में रहते हैं। और हम हर कोशिश करते हैं, अगर हर दीवार पे जहाँ दुख की घड़ी हो हम वहाँ जाकर खड़े होते हैं। जी। और वही बात मेरे को उसका आशीर्वाद मिला, जो मन और मेरे परिवार ने जो लोगों के बीच में रहे, दुख सुख मेरे परिवार में रहे, उसका भी आशीर्वाद के रूप में दूसरी बार विधायक बना। जी। बीजेपी कहती है कि बड़ौदा जो विधानसभा है वो पिछड़ गई है, तो इस पे क्या कहेंगे? किसने पिछाड़ी भाई? हल्का बड़ौदा ग्रामीण हल्का है, मैंने पहले ही बताया। जो बीजेपी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल झूठा नारा है। अगर इस नारे को मैं सही में बताऊं तो बीजेपी का असलियत का नारा ये है कि सबका साथ और अपना विकास। बीजेपी का विकास होना चाहिए, नहीं न प्रदेश के विकास की जरूरत है, ना हल्का बड़ौदा के विकास की जरूरत है। इतना बड़ा भेदभाव हल्का बड़ौदा के साथ, ये क्या बिना भेदभाव की सरकार है, ना कोई क्षेत्रवाद की सरकार है। पूरा अगर कई क्षेत्रवाद किसी सरकार में आज तक हरियाणा प्रदेश जब से अब तक बनया है किसी ने भेदभाव कराया तो बीजेपी की सरकार ने कराया। चाहे 7-8 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हो और चाहे आज नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हो, पूरा भेदभाव है, हर बात में भेदभाव है। अगर आप भेदभाव की बात करोगे तो मैंने विधानसभा में भी कहा था कि अगर सड़क में खड्डा में सड़क देखनी हो तो विरुद्ध आ जाओ,
भाई साहब इतने बुरे हालात है सड़कों की, चलने का रहा नहीं, पैदल चलते हैं ठोकर लाके। और गाड़ी की तो पूछो ही ना आप, अगर 2 महीने में सर्विस होती होगी तो 15 दिन में हमारा हल्का विरोधा में गाड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी है। ना कोई इंडस्ट्रीज है। मैंने विधानसभा में सत्र था, बजट सत्र, तो मैंने कहा आउट है कि भाई 10 IMT की घोषणा कर दी ने, बीजेपी ने 10 IMT बनाएंगे हरियाणा प्रदेश में। तो मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी, मैं बोला भाई IMT मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कही स्पीकर जी के माध्यम से कि मेरे हल्के में भी IMT बननी चाहिए, वादा भी कराया था। वादा भी कराया और मुख्यमंत्री ने घोषणा भी करी, विधानसभा में खड़े हो गए। लेकिन विश्वास भी कोई चीज हो है, इब टाइम बाकी है। मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि भाई बड़ौदा हल्का में भी IMT बनेगी, लेकिन इतनी तो कुछ चर्चा है नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा कि आप बड़ौदा में IMT की बात करी थी वो बनाओ, अगर वो बनाओगे तो मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा, स्वागत भी करूंगा। जी, तो गांव में ये लोग कहते नहीं जो आपकी विधानसभा में कि इंदिरा जी काम नहीं हो रहे। देखो, जो हल्का बड़ौदा के लोगों की बात करें ना, अपने उन्हें बेरा है कि हमारा विधायक मेहनती है। हल्का बड़ौदा का विधायक एक फाइल के पाछा पाछे सारे अफसर दौड़ाने जाएगा, उन्हें बेरा इस बात का। हल्का बड़ौदा ने इस बात का पता कि हमारा विधायक ना थकेगा, ना रोकेगा, ना झुकेगा। लड़ाई लड़ूंगा, लड़ाई लड़ी, और जो मेरे हक का बट्टे की बात है वो हल्का बड़ौदा की मिली गया हारू। बेशक विपक्ष का विधायक हूँ, जी, यूं कह के कभी नहीं टड़ा करता मैं किसी को, अगर हमारी सरकार नहीं है। मैं यह बात करूँ, कोशिश करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा और पूरी काम करवाने में मैं सक्षम रहूंगा। मैंने बहुत सारे काम कराए भी। हल्का बड़ौदा में आप पूरा किसान मजदूर का हल्का है, बड़ा बाढ़ मुक्त हल्का था, पानी चढ़ जाया कर दे, जल भराव की स्थिति थी। पिछले 4 साल में मैंने लोगों के आशीर्वाद से बाढ़ मुक्त हल्का बना दिया। बहुत सारे गांव में बड़े बड़े पंप हाउस लगवाई, पाइपलाइन लगवाई, पानी निकासी के लिए खेत में जल भराव था, जहाँ पानी ले जाने की बात थी वहाँ पानी लेके जाने का काम किया। मैं अपने कामों के प्रति बड़ा अडग रहा हूँ, आगे तक कोशिश रखता हूँ। जी, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं काम करवाने में सक्षम हूँ। लेकिन जो सरकार की बात होती है ना, सरकार के जो फैसले हो, सरकार के काम हो, जो वो नहीं हो रही हल्का बड़ौदा में। इन्होंने जो बात कही थी भाई यूनिवर्सिटी बनावांगे बटाना को, हमारा जो संस्था है दसाराम जी के नाम से, भाई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। पिछले 4 साल में विधायक राज जब भी मैंने लड़ाई लड़ी, अब भी लड़ाई लड़ी, अब भी कही कह रहे हैं अगर पाइपलाइन में विधायक जी जल्दी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। जब जब चुनाव आवा, जब इनका कोई भी नेता या कोई OSD उन्हें जाकर घोषणा करे हुआ कि जल्दी यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन नहीं बनी। और मैंने विधानसभा में भी कई बार कही, तो हर बार ये जवाब मिला कि पाइपलाइन में है। अब की बार मैंने वह भी पूछी थी, माँ जी मुख्यमंत्री जी माना ना तो वह पाइप पंदी ना वह लाइन पंदी, मैंने बता दो उस पाइप में मैं सिर दे लूँ, अगर मैं उस पाइप में बढ़ूँ कित कह लिखूँ। लेकिन फिर विश्वास दिया है अगर जल्दी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। राइस मिल की बात थी, ना तो राइस मिल बना पाया। जो सरकार के काम हो ना, जो मेजर काम वो नहीं हो पा रहे। राहुल गांधी जी ने भी आपका हल्का ही चुना, वहां पे जीरी लगाई थी पीछे। देखिए, वो देश के नेता हैं, हमारे नेता हैं, अब नेता विपक्ष हैं देश के, और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि जब उन्होंने किसान और मजदूर दोनों से इकट्ठी बात करने की बात उनके दिमाग में आई, अगर जहाँ किसान भी हो और मजदूर भी हो, और किसान भी वो हो जो गरीब किसान हो। और सौभाग्य था मेरा हल्का चुना और मदीना गांव में पहुंचे। मैं चंबित था जब राहुल गांधी जी आए, मैं 1 घंटे बाद लेट गया। मैंने देखा कि राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चला रहे थे। जब मैं गया खेत में, अचानक पहुंच गए वहाँ। उन्होंने जो बात करी मजदूर से कि आप कितनी मजदूरी लेते हो, कैसे जीरी लगाते हो, कि आपकी दिनचर्या, आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हो। किसान से भी पूछा कि आप जब ये फसल पक जाएगी ये के भाव पे कहे है, कितने आपने बच्चे हैं, आपकी या खुद की जमीन है या ठेका पे ले हो, तो सारे कहाँ से जलावा है, कहाँ से सिंचाई है। उन्होंने वो सारा ज्ञान लेने की कोशिश करी और वो मेरे हल्का के गांव, मेरे मदीना गांव में पहुंचे। मेरा सौभाग्य था।
जी, एक मोबाइल चोरी की घटना हुई थी आपके साथ रैली में और बीजेपी ने इसका ही मुद्दा बना लिया था। क्या था वो? किस्सा क्या था वो? बीजेपी तो भाई इसी बात ले आकर है अब जो किते ना किसी के शर होना पुन जोड़ो वह मोबाइल चोरी कर लिया। मोबाइल चोरी कर लिया तो चोर का तो चोरी करने का काम है भाई, फिर वह भी नाकामी किसकी है? जी, बीजेपी सरकार की। भाई आप अगर चोरी हो रही है, चोर है कहीं, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। जी। और आज दिन हमारा मोबाइल दिवाया, उन्होंने ट्वीट तो कर दिया अगर भाई विधायक का मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन सरकार ने आज दिन हमारा मोबाइल नहीं टोया। मैंने दरखास्त भी दी, मैंने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन जब आपने जगह कर दिया तो बीजेपी को मैं कहना चाहूंगा कम से कम आपने जो मजाक बनाया था, नाकामी जो आपने सरकार की बताई, आज तक मेरा मोबाइल नहीं दिवाया आपने, कम तक हो तो टुवा दो। यह है सरकार हरियाणा की। तो भाई इसकी क्या बात बताऊं मैं आपने। विरोधी नेताओं से निजी रिश्ते कैसे रहते हैं? क्या राजनीतिक मतभेद मतलब वो एक पर्सनल बन जाते हैं, कुछ ऐसा है? देखे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे विचार नहीं मिलते, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। उनकी सोच है खाली राज करना, लोगों को ठगना, ना विकास करवाना, ना कोई और कुछ कराना। हमारी सोच उनसे नहीं मिलती, विचार हमारे उनसे नहीं मिलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सब जो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे और भी राजनीतिक आदमी हो, उनसे कोई मनभेद नहीं होता, मतभेद है। मतभेद है मतलब। हाँ जी। कुछ हंसी मजाक के सवाल हैं। योगेश्वर दत्त और कपूर सिंह नरवाल में से कौन ज्यादा मजबूत लगा आपको चुनाव में? भाई मेरे लखन दोनों उड़ा दिए, मैं तो कोई नहीं बना मानता। जी, भाई पहले हमारे जो इस देश की आन बान शान थी, योगेश्वर दत्त 2020 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो भी लोगों ने नहीं पसंद करा। उसके मुकाबले भी मेरे को जिताने का मौका जिताया, मेरे को आशीर्वाद दिया। 2024 में मेरे जो बड़े भाई हैं, मैं आदरणीय कहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर कपूर नरवाल जी, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा 2024 में, दूसरे नंबर पर वो ही रहे। लेकिन लोगों ने उनको बिना जिता के मेरे को जिताया। इस बात का फैसला तो लोगों ने कर दिया, जी। हल्का विरोधा ने कर दिया, ये जवाब तो लोगों ने दे दिया। ये तो जवाब मेरे पूछ रहे हो, ये तो पूछने की बात नहीं थी। मेरे लिए दोनों आदरणीय है। अगर आप सरकार होती और मंत्री बनते तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखे भाई सरकार होंगी, चाहे मैं मंत्री होंदा ना होंदा, ये नहीं है भाई सरकार में मंत्री ये काम करेगा। मैं विधायक होता रहा, सरकार होती तो मैं हल्का बड़ौदा में IMT लेके आता सबसे पहले, क्योंकि आज रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है। सरकारी नौकरी इतनी रही नहीं, युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता थी, स्वास्थ्य को देना प्राथमिकता थी। और मैं मेरे हल्के में कोई शहर कस्बा नहीं था, मैं अपने हल्के को शहर की तर्ज पर विकसित करने का मेरा मन है। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगा। जी, और शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार तीनों मेरी प्राथमिकता हैं, थी और रहेंगी। जी। हरियाणा में सबसे चालाक अगर नेता की बात करें तो कौन है? चालाक भी कई तरह के हो भाई, चालाक वो भी वो है और चालाकी से लोगों का काम करवाना हो। चालाक वो भी वो है जो ठग्गा बग्गी करके ना पड़े तो मतलब हो। कई तरह के चालाकों हैं। आप इस चालाक को शाना समझदार ने भी लोग कहते हैं भाई चालाक है, उसने भी कहते हैं। कौन है वैसे जो सियाना समझदार आपको देखो लगे? सबसे शाना और समझदार इस प्रदेश में अगर कोई नेता है जिन्होंने आगे आने वाले भविष्य, भाई साहब ये सच्चाई है। एक दिन मैं बैठा था हाँ, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ, गाड़ी में चल रहे थे हम, हाँ। तो बात होती चल रही थी, तो जींद आने लग रहे थे। उस दिन मैं चौड़ाने तो बैठा था गाड़ी में, तो बात चल पड़ी विकास की बात कोई, तो कोई बाईपास था, गुवाना के बाईपास का जिक्र हो गया। माँ जी आज नहीं हुआ, पलाने नहीं हुआ, दखरा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला बेटा आज एक बात नोट करना, विकास उस चीज का नाम है, विजन कम से कम आपका, चाहे आप कोई सड़क की बात हो, चाहे कोई उद्योग की बात हो, कम से कम 20 साल आगे की आप सोच के विजन लेकर चलना, जब उसको विकास करेंगे। ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को
हाँ, समझाने की बात है, कितनी बड़ी बात बताई। अगर आपने कोई काम करना तो 20 साल आगे की सोच के विजन करो। अगर कोई इस हरियाणा प्रदेश के भविष्य की बात करता ना, युवाओं की बात करता, किसान की, मजदूर की, गरीब की, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये बीजेपी वाले तो झूठ बोल रहे हैं। अगर पिछड़ा अति पिछड़ा की चिंता है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को है। जी। अगर बात करें, आपको गुस्सा किस बात पे आता है? सबसे ज़्यादा गुस्सा मतलब किस उस पे आता है? पहली बात तो मैं गुस्सा करता नहीं, मैं साधु संतों का भगत हूँ। मेरे गुरुओं ने एक बात बताई, अगर बेटा इस देश में, दुनिया में भगवान को भी लोगों ने नहीं बख्शा, उन पर भी कलंक लगाने का काम किया। लोग आपके बारे में कुछ कहे जाओ, आपको चोर चौका कि मैं बताओ, अगर आप नहीं हो सोचो जरूर उस बात पे कहीं तरह में गलती तो नहीं है। लोगों ने जो कमी बताई वो देखो, आप कमी तो नहीं है। अगर आप में कमी नहीं हो तो लोगों का ध्यान मत देना, आप आगे बढ़ते चल जाना। लोगों ने तो माँ सीता को नहीं बख्शा था, राम को नहीं बख्शा, कृष्ण भगवान को नहीं बख्शा, और ये बख्शेंगे किसने? लेकिन आप सीधी नीयत से, अच्छी नीति से आगे बढ़ते रहो। आप बिल्कुल भी कभी जी। गुस्सा मत होना। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख, सीखने को मिला हो आपको उस चीज़ से? जिंदगी की सीख, सबसे बड़ी सीख तो मैं ये मानूंगा कि आप अच्छे विचार रखें। और सीख भी, मेरे पे कोई गलती हो गई थी, वो जो छो की बात आपने करी, गुस्से की बात आपने जो करी, आपने देखा मध्यवर्ती चुनाव में भी वो बहुत सारी चर्चा थी। हाँ, 2005 की, 2003 की बात, 3 की बात। वो गुस्सा था, वो नादानगी थी, वो मेरे से गलती थी, वो मेरी गलती थी, ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन बड़ा तंग था मैं, बड़ा दबाव था, प्रेशर था, एक झूठ को सच्चाई में बदलने की मंशा थी लोगों की। उस टाइम में मेरे को गुस्सा हुआ और वो गलत काम हुआ, और उस दिन के बाद मैंने एक सीख ले ली, अब जिंदगी में कभी भी गुस्से में गलत काम नहीं करूंगा। गुस्सा होगा तो अपने गुस्से को रोकूंगा, उस पर सोच विचार करके बाद में फैसला लूंगा। तुरंत फैसला कभी जिंदगी में नहीं लूंगा। तो वो एक बड़ी सीख थी। बड़ी सीख थी। जी। कोई ऐसा राज जो आज तक आपने बताया नहीं हो, आज बताना चाहते हो? ईशा कोई राज नहीं भाई, ये बताया बस, 2003 वाला। ये 2003 वाला, ये सच्चाई थी, ऐसा कोई राज नहीं था। मेरी तो कोरी कापी है, मेरे पास कुछ नहीं था, लोगों ने बहुत कुछ मेरे को दे दिया। आज लोगों ने इस जगह पर पहुंचा दिया जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। इतना आशीर्वाद मेरे को लोगों ने दिया, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान जो लोगों ने मेरे को दिया, इससे बड़ा मैं अपना सौभाग्य मानता ही। विधायक जी, कांग्रेस ना आने का कारण क्या रहा? क्योंकि एक बूम उड़ रहा था, मतलब ये हो रहा था कि कांग्रेस आ गई, इतनी सीटें आएंगी, लेकिन वजह क्या रही? देखिए बहुत सारे कारण हुए, एक हार के पीछे बहुत सारे कारण। एक सबसे बड़ा कारण ये भी था संगठन का, संगठन नहीं था हमारे पास, लगातार 11 साल हो गए। एक दूसरा कारण ये भी था कि सरकार तो कांग्रेस की बन गई, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री भी बन गए, फिर इस एमएलए की रड़ा काट लो, यो एमएलए नहीं बनना चाहिए। हाँ, हुड्डा साहब अपन सीधे जाने हैं, हाँ। दीपेंद्र हुड्डा हमने सीधा जाना है, काम करवा लेंगे, इस बेचौलन काटो, यह बात कर करके सारे एमएलए संगवा दिए। फिर सबसे बड़ा कारण हमारे नेताओं की कईयों की कमी थी। आप समझदार हो कि ना प्रचार किया, ना प्रसार किया, ना किसी बात का जवाब दिया, कैमरे पे हंसते रहे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। उनकी जो मन की बात थी, उनके जो मन की बात थी वो पूरी होगी। लेकिन सोनीपत में सबसे ज्यादा ऐसे क्या हुआ कि एकदम झटका लग गया सोनीपत के अंदर? बहुत बड़ा झटका, सबसे बड़ा कारण मैंने जो बताया वो भी था, एक निर्दलीय जो कैंडिडेट आए, जो बीजेपी की रणनीति है तन मन और धन, जो धन की रणनीति है वो अपनाई, बीजेपी ने पैसों का खेल खेला, निर्दलीय कैंडिडेट उतारे। आप सोनीपत की बात कर लो, जींद की बात कर लो, भिवानी की बात कर लो, दादरी की बात कर लो, जहां कांग्रेस का गढ़ था, ये लग रहा था 16 विधानसभा 16 ही 16 जीतांगे, लेकिन
सबसे बड़ा कारण निर्दलीय कैंडिडेटों का था। किसी कैंडिडेट ने 32,000 वोट ली, किसी ने 47,000 वोट ली, किसी ने 14,000 ली, किसी ने 8,000 ली। वो जो जितनी वोट थी वो सारी कांग्रेस की वोट थी। सब तो बड़ा डेंट था यूं जो आज सत्ता में नहीं। तीनों 4 जिले बताए मनापती, चारों जिला में 16 विधानसभा, जड़ा में 16 की 16 जितनी थी, 16 की 16 जीतना थे। इस बात में कोई शक नहीं। सोनामी, लहर, ताऊ देवीलाल की याद, 88 सीट जीती थी, वो दिन याद हरियाणा प्रदेश में गिने जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा जो पैसे का खेल खेला बीजेपी ने, जो षड्यंत्र था, जो मैंने 4 जिले बताए, निर्दलीय का खेल खेला, इसके कारण सरकार ना आई। जी, तकड़े देसी आदमी हो विधायक जी आप। मतलब आपका गला में तो सोने की चैन होनी चाहिए और आप ये डोर नहीं, साधु संतों का आशीर्वाद है जी और मैं आस्तिक बहुत हूँ और मेरी भावना हमेशा भगवान के प्रति रहे। और मेरा जो गांव है वो साधु संतों की नगरी है। आज भी मैं अपने गांव की बात करूं, श्री श्री 1008 महंत बाबा भलेगिरी जी, जो इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी साधु है, वो मेरे गांव में है। उन्होंने लगभग 42 साल तपस्या करते होगी। गर्मी में पंचदूनी तपस्या, सर्दी में जलधारा। 38 साल में जिसने अन्न खाया, 38 साल व्रत रही। 38 साल कहना आसान है। मैं उनका भगत हूँ, बाबा भलेगिरी जी का। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पर बना रहता है। और मैं राजनीति बात भी करूं, अब की बार भी 4 विधायक उनके पास कैंडिडेट उनके पास पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। 4 कैंडिडेट, चारों कैंडिडेट आज विधायक हैं। उस साधु संत की नगरी में मेरा जन्म है, उसका मैं चेला हूँ, भगत हूँ, उसका मैं शिष्य हूँ। उनका हमेशा मेरे पूरा आशीर्वाद है। खिलाड़ी भी आपके गांव में बहुत ज्यादा है ना? खिलाड़ियों की भी नगरी है। आपने खिलाड़ी का जिक्र कराया, अनूप कबड्डी के बड़े खिलाड़ी रहे, बड़ा शांत स्वभाव अनूप का। तो एक बार इंटरव्यू वाले उससे पूछ रहे थे, अजी नरवाल में कबड्डी, खून में कबड्डी है। तो अनूप का भी एक जवाब था कि अगर मेरा जो पैतृक गाँव रेनाड़ा गाँव है, अनूप ने भी ये कहा था कि कबड्डी की फैक्ट्री का दूसरा नाम रेनाड़ा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे गांव से हुए। हमारे स्वर्गीय रामभत जी गुरु थे उन शिष्यों के, चाहे सुरेंद्र सिंह हमारे कबड्डी के एशियाड के प्लेयर रहे, बारू राम रहे, अनिल मोटा जो लंबी सर्कल कबड्डी का इतने लगातार कई सालों से देश की टीम का कैप्टन भी रहा, चाहे अंग्रेज है, चाहे आजाद, बहुत सारे खिलाड़ी। अगर आज की मैं बात करूं, अगर कबड्डी किसी ने जनाई, प्रो कबड्डी जब आई, प्रदीप नरवाल की बात करो आप, प्रदीप कबड्डी का एक सितारा है। आज कबड्डी का दूसरा नाम प्रदीप भी कह दे हम, बड़े फैन है उसके, बड़े फ्लोर हैं, डुबकी किंग है, चाहे जोगिंदर है हमारा, बहुत बढ़िया प्लेयर है, आज प्रो कबड्डी में कोच भी है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें एशियाड खेल गए हमारा, लड़के 5-6 लड़के, चाहे सोनू मल्ला का आगराम, सुरजीत बारुआ भाई, चाहे जगविंदर है हमारा भाई, वो भी एशियाड खेल लिया। 6 तो खिलाड़ी एशियाड है। एक हमारी बेटी है पूजा नरवाल, वो भी एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट है। पिछले दिनों वो यहीं पे बैठी थी। अच्छा, आपके पास थी? पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट किया। हमारे वहाँ लड़कियां भी, जैसे पूजा का नाम मैंने बताया, उन्होंने भी आपने देखा कि कबड्डी एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट है। कबड्डी का हब फैक्ट्री रेनाड़ा गाँव है। और विधायकों का भी है। अरे ये सब ये हल्का बड़ौदा की देन है, ये 36 बिरादरी की देन है और साधु संतों का आशीर्वाद है। और मैं तो आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप आस्तिक जरूर बने जी, आपका गुरु जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, भगवान के प्रति आपकी लगन होनी चाहिए। जब जिस व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्तिक हो जाएगा, वो जिंदगी में भविष्य में
अनोनिमता से कुछ हो जियो, जानबूझ के कदे भी गलत काम नहीं करेगा, ना सोचेगा ना होगा। क्या कुछ संदेश आप विधायक जी देना चाहोगे? भाई अगर मैं विधायक के नाते संदेश पूछो तो मैं अपने युवा साथियों को, किसान मजदूर के बेटे को भी, सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि आप राजनीति में जरूर आएं, आगे बढ़ें। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप देश की, प्रदेश की, गांव की, हल्के का आप विकास भी करा सकते हो, रोजगार भी दिला सकते हो। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा, बढ़ चढ़ के आप जरूर राजनीति में भी भाग लें। और उसके साथ साथ मैं एक संदेश जो आज प्रदेश को जरूरत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा साथियों को वो भी देना चाहूँगा कि आज हमारा प्रदेश नशे की तरफ बहुत तेजी से युवा आकर्षित हो रहा है। चाहे शराब की बात है, चाहे चिट्टे की बात है, चाहे और बहुत सारे नशे हैं। मैं सारे युवा साथियों से, अपने बुजुर्गों से ये कहूँगा जरूर कि आप अपने बच्चों को, युवाओं को कहूँगा कि आप नशे से दूर रहें। आप अगर नशे से दूर रहोगे तो आपके परिवार, आप खुद और आपका देश प्रदेश उन्नति करेगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि नशे से दूर रहें। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और विधायक जी की बात आपको कैसी लगी और जो अगला पॉडकास्ट है वो किसका होना चाहिए, एक बार नाम भी बताएं। धन्यवाद।